हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान का एक पाठ है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम यानी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि पाठ का नाम जैव प्रौद्योगिकी है, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम, तो पहले हमें जानना होगा कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है। तो जैव प्रौद्योगिकी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी का विशेष रूप से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब जैव प्रौद्योगिकी को परिभाषित करने के लिए क्या है, मानव समाज के लिए उपयोगी उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने की प्रक्रिया को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। औद्योगिक स्तर पर जब प्राप्त करेंगे तब इसको जैव प्रौद्योगिकी कहा जाएगा। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कार्ल इरेकी नामक वैज्ञानिक ने दिया। इसके बाद अगर हमें और समझना है बायोटेक्नोलॉजी को, तो बायोटेक्नोलॉजी को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो जो बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है प्राचीन काल से होता हुआ आ रहा है, और दूसरा आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी जो अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो इसमें कुछ परिवर्तन किया जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, बायोटेक्नोलॉजी को दो भागों में यहां पर बांट लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी को दो पार्टों में हम लोग बांट लेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी एक तो ये हो गई कि प्राचीन में यानी एंशिएंट, तो एक प्राचीन हो गया, प्राचीन बायोटेक्नोलॉजी, और दूसरा हो गया आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। प्राचीन को एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। प्राचीन के अंतर्गत अब देखेंगे, प्राचीन बायोटेक्नोलॉजी में जो सूक्ष्म जीव, पादप या जंतु, उनसे जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं यानी जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, प्राचीन बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी कि प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आएगा। जैसे प्राचीन काल से ही सिरके का निर्माण होता हुआ आ रहा है, और उसके बाद में दूध से दही बनाया जा रहा है। तो इसमें क्या है, किण्वन की प्रक्रिया होती है, और डबल रोटी के निर्माण में भी ईस्ट का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरीके से इसमें हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में, जैसे इसमें हमने क्या किया, जंतु ले लिया या सूक्ष्म जीव लिया, सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स कहते हैं इंग्लिश में, सूक्ष्म जीव या जंतु ले लिया या पादप ले लिया। ठीक, सूक्ष्म जीव, जंतु या पादप, इनके जो उत्पाद होते हैं वो मानव कल्याण के लिए उपयोगी होते हैं। तो इस प्रकार की जैव प्रौद्योगिकी को प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। यानी ये सूक्ष्म जीव हो सकता है, जंतु भी हो सकते हैं, पादप भी हो सकते हैं। ठीक है। अब इसमें आपने देखा कि क्या करेंगे, इनसे जो उत्पाद प्राप्त होंगे, क्या होंगे, उत्पाद प्राप्त होंगे। उत्पाद जो प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, मानव कल्याण के लिए उपयोगी होंगे। मानव कल्याण के लिए इनका अनुप्रयोग किया जाएगा, अनुप्रयोग करेंगे, अनुप्रयोग किया जाएगा किसके लिए, मानव कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए उपयोगी है। अनुप्रयोग किया जा रहा है या उपयोग किया जा रहा है। तो जब अनुप्रयोग या उपयोग करेंगे तो इसी को कहेंगे प्राचीन बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी है ये। इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
जैसे इनके उत्पाद हैं हूबहू वैसे उन उत्पादों को ही क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। फिर आते हैं आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी में। तो इसमें भी क्या होंगे, जैसे इसमें सूक्ष्म जीव लिया जाएगा, इसमें भी आप सूक्ष्म जीव ले सकते हैं, सूक्ष्म जीव, ठीक है, या सूक्ष्म जीव या जंतु हो सकता है, ठीक है, पादप हो सकता है, प्लांट हो सकता है। अब इनमें क्या करेंगे, इनमें आनुवंशिक परिवर्तन करेंगे। आनुवंशिक क्या करेंगे, इनके आनुवंशिकता में परिवर्तन कर दिया जाएगा, तो जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाएगा, तो आनुवंशिक परिवर्तन करेंगे। आनुवंशिक रूप से आनुवंशिक परिवर्तन करते हैं, इसमें परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन करेंगे। फिर इनका उपयोग किया जाएगा, अनुप्रयोग किया जाएगा, अनुप्रयोग किया जाएगा किसके लिए, मानव कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, ठीक है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन अब जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आई हुई है उसमें सूक्ष्मजीव, जंतु या पादप में आनुवंशिक परिवर्तन करते हैं, और आनुवंशिक परिवर्तन करने के बाद में उसका अनुप्रयोग किया जाता है किसके लिए, मानव कल्याण के लिए। तो इस प्रकार की जैव प्रौद्योगिकी को आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत शामिल किया जाता है, या इसे आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो प्राचीन काल से इसका उपयोग होता हुआ आ रहा है, और इससे कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है जिस क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का योगदान न हो। इसके बाद में हम लोग चाहे तो कुछ और तरीके से भी बायोटेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं, जैसे जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, सूक्ष्मजीव या उन सूक्ष्मजीव के उत्पाद का अनुप्रयोग मानव कल्याण के लिए किया जाना ही जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। ये दूसरे शब्दों में हो गया। फिर सुनिए कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, एक विज्ञान की शाखा ही है। तो ये हो जाएगा कि इसमें जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सूक्ष्मजीव या उनके उत्पाद का अनुप्रयोग मानव कल्याण के लिए करना ही क्या कहलाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। बाकी मैंने आपको ये यूज बताया कि जंतु भी हो सकता है, पादप भी हो सकता है, उसमें परिवर्तन करेंगे, क्या आनुवंशिक परिवर्तन करेंगे, आनुवंशिक में परिवर्तन करने के बाद में उसका अनुप्रयोग करेंगे किसके लिए, मानव कल्याण के लिए। और इसे जब उद्योग स्तर पर किया जाता है तो इसी को जैव प्रौद्योगिकी कह देते हैं। और जैव प्रौद्योगिकी जैसे बायोटेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि एक बायो और टेक्नोलॉजी। जब तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, टेक्निक शब्द इसीलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग हुई होगी। तो ये कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी से मिलकर बना हुआ है। अब बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के फादर कौन हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के जो फादर हैं, बायोटेक्नोलॉजी के फादर, बायोटेक्नोलॉजी के पिता कौन है, यानी फादर कौन है। तो बायोटेक्नोलॉजी के जो फादर हैं वो पाउल बर्ग हैं। पाउल बर्ग बायोटेक्नोलॉजी के फादर हैं। बायोटेक्नोलॉजी के फादर कौन है, पाउल बर्ग हैं। अब इसके बाद में बच्चों, इसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी को कुछ वैज्ञानिकों ने और कुछ संगठनों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। तो आइए अब अलग अलग लोगों की हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषाएं देखते हैं कि इनके अनुसार क्या हुआ है। तो यहां पर जेडी बुलोक 1987 के अनुसार, जेडी बुलोक 1987 के अनुसार सरल जैविक कारकों के अनुप्रयोगों से उपयोगी पदार्थों के उत्पादन हेतु निर्मित विधि जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। क्या कहलाएगी, जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। यह परिभाषा जेडी बुलोक 1987 के अनुसार है। कहा कि सरल जैविक कारक,
के अनुप्रयोगों से उपयोगी पदार्थों के उत्पादन हेतु निर्मित विधि जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। और मैंने आपको बताया कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। इसके बाद फिर यूएस नेशनल फाउंडेशन के अनुसार जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जैविक कारकों जैसे सूक्ष्मजीवी या कोशिकांग आदि का नियंत्रित उपयोग मानवीय हितों के लिए किया जाता है। ये बात यूएस नेशनल फाउंडेशन के अनुसार है। और एक साइंटिस्ट है गिब्स एवं ग्रीन हग। अगर हम बात करें गिब्स और ग्रीन हग के अनुसार क्या परिभाषा होगी बायोटेक्नोलॉजी की, तो किसी जीवित तंत्र में जीवित पदार्थ का उपयोग या लाभदायक उत्पादों के निर्माण की प्रक्रिया में शैवाल, जीवाणु, कवक या उच्च पादप एवं जंतुओं का उपयोग क्या कहलाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। यह बात किसने कही थी, यह बात कही थी गिब्स एवं ग्रीन हग ने। किसने कहा था, गिब्स एवं ग्रीन हब्स ने कहा था। किसने कहा था, ग्रीन हग ने कहा था। गिब्स एवं ग्रीन हग, इनके अनुसार ये परिभाषा है। ठीक है, कब कहा था इन्होंने, 1983 में। ये 1983 में इनके द्वारा कही गई डेफिनेशन। ये गिब्स एवं ग्रीन हग के अनुसार परिभाषा क्या है, फिर से एक बार सुनिए। इनके अनुसार इन्होंने क्या बायोटेक्नोलॉजी को कहा है, तो इन्होंने ये कहा कि किसी जीवित तंत्र में जीवित पदार्थ का उपयोग या लाभदायक उत्पादों की निर्माण की प्रक्रिया में शैवाल, जीवाणु, कवक या उच्च पादप एवं जंतुओं का उपयोग क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैव प्रौद्योगिकी को मैंने आपसे बता दिया क्या डिफिनीशन है इसके बारे में। उसके बाद में जेडी ब्लॉक के अनुसार ये बात आपको मैंने बताई, ठीक है। उसके बाद यूएस नेशनल फाउंडेशन के अनुसार और गिब्स एवं ग्रीन हग के अनुसार भी मैंने इस डिफिनीशन को बताया कि इन लोगों के अनुसार बायोटेक्नोलॉजी क्या है। उसके बाद फिर आपसे मैंने ये भी चर्चा कर लिया कि बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कार्ल इरेकी ने किया था, ठीक है, याद दिया जो भी कहे। और फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो पाउल बर्ग है। पाउल बर्ग है, इनका नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है हर कंपटीशन में। उसके बाद हमने बायोटेक्नोलॉजी जो है वर्ड को फिर पुनः मैंने कहा कि दो रूप में देख सकते हैं, तो इसका उपयोग भी मैंने आपको बता दिया। गिब्स एवं ग्रीन हग के अनुसार भी मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई। अब बात करते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी के जो सिद्धांत हैं, तो जैव प्रौद्योगिकी के कितने सिद्धांत हैं इस पर हम लोग बात करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी के चूंकि मूल रूप से दो सिद्धांत दिए गए जैव प्रौद्योगिकी के जो है सिद्धांत, तो इसमें जो है दो सिद्धांत दिए गए। एक तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी और दूसरा दिया गया रासायनिक अभियांत्रिकी। तो ये आनुवंशिक अभियांत्रिकी है, इसको इंग्लिश में जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, और रासायनिक अभियांत्रिकी को केमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो इसमें अगर आपको लिखना तो आप लिख सकते हैं जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत को कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के क्रमिक विकास में निम्नलिखित दो तकनीकों का क्या किया गया, महत्वपूर्ण योगदान रहा, आनुवंशिक अभियांत्रिकी और रासायनिक अभियांत्रिकी, इंग्लिश में जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग। अब अगर हम आनुवंशिक अभियांत्रिकी की बात करें, किसकी बात करें, आनुवंशिक अभियांत्रिकी की बात करें, तो
हमें इसमें देखने को मिलेगा क्या है, क्या प्रयोग, क्या किया जाता है इसमें, तो इसको देखेंगे हम पहले। अब आनुवंशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत क्या हो रहा है इसमें हम लोग बात करेंगे। तो इस तकनीकी में एक प्रकार की टेक्निक है, इस तकनीकी के द्वारा आनुवंशिक पदार्थों, चाहे वो डीएनए हो, डीएनए एंड आरएनए भी हो सकता है, डीएनए आरएनए, ठीक। इस तकनीकी के द्वारा आनुवंशिक पदार्थ डीएनए एंड आरएनए के रासायनों में परिवर्तन कराकर इसे परपोषी जीव में प्रवेश कराकर इसके समलक्षणी या समलक्षणी में क्या करेंगे, परिवर्तन करते हैं। तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी की प्रक्रिया में जीन क्लोनिंग आता है, जीन क्लोनिंग आएगा, जीन क्लोनिंग आता है। इसके बाद में क्या आएगा, जीन का स्थानांतरण आएगा, ट्रांसफर ऑफ जीन आएगा, और इसके बाद में रिकॉम्बिनेंट जीन आता है, यानी रिकॉम्बिनेंट जीन को या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए कहते हैं, ठीक है। तो आनुवंशिक की अभियांत्रिकी में, ठीक है, क्या करते हैं, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए में क्या करते हैं, परिवर्तन कराया जाता है और उसे परपोषी जीव में प्रविष्ट करा देते हैं। आनुवंशिक अभियांत्रिकी की प्रक्रिया में जीन क्लोनिंग आता है और क्या आता है, जीन का स्थानांतरण होता है, यानी ट्रांसफर ऑफ जीन होता है, और क्या होता है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए किया जाता है, यानी कि पुनर्योगज, क्या हो जाएगा, पुनर्योगज कराते हैं, पुनर्योगज डीएनए, ये चीजें इसमें शामिल होती हैं। और इनका कुछ जीवों में स्थान करके उत्कृष्ट एवं उपयोगी लक्षण जो है वो क्या करते हैं, जीवों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, जो उत्कृष्ट लक्षण होंगे। तो ऐसे जो जीव होंगे, जैसे एक जीव का जीन दूसरे जीव में ट्रांसफर कर दिया गया, मान लीजिए कि एक कोई ऐसा जीन है जो अधिक पैमाने पर हमें उत्पादित करना है, जैसे मानो इंसुलिन ले लीजिए। तो मानो इंसुलिन जो है वो एक प्रकार का हार्मोन है और ये प्रोटीन हार्मोन है, हमें इसे बहुत अधिक लेवल पर लेना है। तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा हम इसका उत्पादन जो है बहुत अधिक लेवल पर ले लेंगे, और जिसमें देखेंगे जिस जीव में अधिक मात्रा में इसका फॉर्मेशन हो रहा है, यानी इंसुलिन का निर्माण हो रहा है, वहां से जीन लेकर के दूसरे जीन में ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करने के बाद देखेंगे वहां पर ज्यादा अधिक मात्रा में क्या होगा, हमें इंसुलिन प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें यही है आनुवंशिकी अभियांत्रिकी। इसमें जीन आपको मिल जाएगा, आनुवंशिक पदार्थ होंगे, जीन मिलेगा, जीन की क्लोनिंग करेंगे आप, उसके बाद में जीन का ट्रांसफर होगा, फिर पुनर्योगज डीएनए रिकॉम्बिनेंट, पुनर्योगज डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। इसके बाद बच्चों दूसरी बात आती है रासायनिक अभियांत्रिकी। हम लोगों ने इसको समझ लिया, अब समझते हैं रासायनिक अभियांत्रिकी को। रासायनिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत क्या किया जाता है, इस प्रक्रम में या इस प्रोसेस में क्या करते हैं, रोगाणु रहित वातावरण बनाया जाता है, यानी कि स्टेरलाइज किया जाता है। रोगाणु रहित वातावरण बना करके केवल उपयोगी सूक्ष्म जीवों या सुकेंद्रकीय माने यूकैरियोटिक, जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित हो, में वृद्धि कर देते हैं। क्या कराते हैं, वृद्धि करा के अधिक मात्रा में लाभप्रद जैव प्रौद्योगिक उत्पादों को प्राप्त किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर लें इसमें, तो जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल के लिए या उदाहरण के लिए टीके हो गए, उदाहरण के लिए टीके हो गए, आपको टीके इसमें लगाए भी जा रहे हैं, वैक्सीनेशन किया जा रहा है, टीके हो गए। कुछ एंजाइम्स मिलेंगे, एंजाइम्स और क्या हो जाएगा, एंजाइम्स के बाद में आप कह सकते हैं कि कुछ एंटीबायोटिक्स
प्रतिजैविक, प्रतिजैविक, प्रतिजैविक आदि को इससे प्राप्त किया जाता है और काफी ऊंचे लेवल पर। तो इसे हम क्या कह देंगे? रासायनिक अभियांत्रिकी कह देंगे। तो ठीक है बच्चों, ये इतनी बात मैंने आपको बताई। इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए जिससे कि चीज़ें माइंड में बैठें और फिर रिवाइज करते रहिए इनको।